अब हम लोग एक ऐसी घटना का अध्ययन करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक दुखद घटना है। एक ऐसी घटना जो कांग्रेस के इतिहास में दूसरी नहीं मिलती, और वो घटना है सूरत घटना, जिसे हम कांग्रेस का पहला विभाजन कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सूरत घटना के बारे में तो प्रमुख घटनाओं में सूरत इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। सूरत में जो घटना हो रही है उसकी बात करेंगे। ये 1907 की घटना है। कांग्रेस का जैसे वार्षिक अधिवेशन होता था वैसे 1907 में सूरत में हुआ, और उस समय जो उसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन में वो रास बिहारी घोष, नाम याद कर लेंगे, रास बिहारी घोष। अब ये जो घटना है, हमने पहले ही कहा कांग्रेस का विभाजन है, स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी पहला। तो ये इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। कांग्रेस का विभाजन है ये। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आना पड़ेगा। जैसे आपने अध्ययन किया है बंगाल पार्टीशन के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो सूरत की घटना है कोई अचानक नहीं हो गई कि सूरत में अधिवेशन हुआ और वहां कांग्रेस दो भागों में बंट गई, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। बंगाल पार्टीशन, जैसा आप जानते हैं कि 1905 में ये घटना हुई है। 19 जुलाई को घोषणा हुई, 20 जुलाई 1905 को जारी हुई, और ये जो बंगाल पार्टीशन है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो जाती है। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। 3 दिसंबर 1903 को ही इसकी घोषणा हो चुकी थी, और तब से ही बंगाल में एक विरोध आंदोलन शुरू हो गया था। बैठकों के रूप में, सम्मेलन के रूप में, समाचार पत्रों के माध्यम से डेलीगेशंस मिल रहे थे अधिकारियों से, वायसराय से, इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसी समय एक उभरता हुआ नया राष्ट्रीयतावादी दल, जिसको हम लोग गर्मपंथी नेतागण कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वह भी उभर कर आते हैं और वह भी इस विरोध आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। आगे ये जो बंगाल पार्टीशन के विरोध में जो आंदोलन चलता है उसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी मूवमेंट। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसमें जो गर्मपंथ के नेतागण हैं, जिनको हम लाल बाल पाल कहते हैं, अरविंद घोष साहब कहते हैं, वो लोग इसमें प्रभावी होते हैं। इस स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन शुरू होता है। स्वदेशी जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, स्वदेशी को अपनाना है और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है। तो ये बहिष्कार शुरू हो जाता है, बाइकआउट शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड को समझे बिना आप सूरत घटना को समझ नहीं पाएंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब ये जो बहिष्कार है, इसको लेकर के जो मॉडरेट्स हैं, नरमपंथी हैं, उदारवादी हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, गर्मपंथी हैं, उग्रवादी दल के नेतागण हैं, उनमें मतभेद पैदा हो जाता है। जो उग्रवादी दल के नेता हैं, गर्मपंथी हैं, वो थोड़ा आक्रामक तरीके से बहिष्कार करना चाहते हैं, स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं।
और इसको पूरे देश में लाना चाहते हैं। लेकिन जो मॉडरेट्स हैं, नरमपंथी हैं, वो इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। पहले तो वो प्रस्ताव ही पारित नहीं करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में, लेकिन जब मतभेद बढ़ जाते हैं तो 1905 के अधिवेशन में जो बनारस में हुआ था वहाँ ये पारित हो जाता है। 1905 के अधिवेशन में 1905 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे और वहाँ स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिलता है वहाँ से, लेकिन दोनों दलों के मध्य मतभेद हो जाता है। फिर ये बात आगे आती है 1905 के बाद 1906 में कोलकाता में अधिवेशन होता है। पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। वहां फिर दोनों दलों के मध्य मतभेद हो जाता है। जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, गर्मपंथ के नेतागण हैं, और जो मॉडरेट्स हैं, दोनों के मध्य फिर वैचारिक मतभेद हो जाता है। गर्मपंथ वाले नेतागण ये कह रहे हैं कि जो स्वदेशी है, बहिष्कार है, इसको पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन जो नरमपंथ के नेतागण हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको बंगाल तक ही सीमित रखना है। बंगाल विभाजन चूंकि स्थानीय घटना है, इसको स्थानीय स्तर पर ही सीमित रखना है। कोई बड़ा विरोध नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे मॉडरेट्स हैं उनकी राजनीति आपने देखी है कि अनुनय विनय की राजनीति है। सभाएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आवेदन पत्र दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। कोई आक्रामक तरीका नहीं है। लेकिन ये जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनकी आइडियोलॉजी थोड़ा अलग है, उग्र प्रकार के हैं। जनता को जोड़कर विरोध करना चाहते हैं, सभाएं करते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार का इनका अप्रोच है। अब ये मतभेद बढ़ जाता है 1906 के अधिवेशन में, ये बढ़ जाता है। अब यहां पर क्या होता है, 1906 में अध्यक्ष को लेकर के भी मतभेद था। जो गर्मपंथ के लोग हैं वो रासबिहारी घोष को, लाला लाजपत राय को बनाना चाहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते हैं, और जो नरमपंथ के लोग हैं वो रासबिहारी घोष को बनाना चाहते हैं। लेकिन कंप्रोमाइज हो जाता है। कंप्रोमाइज क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो एक कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, यहां 4 प्रस्ताव पारित होते हैं। एक प्रस्ताव होता है स्वदेशी का प्रस्ताव, दूसरा जो प्रस्ताव है वो बहिष्कार का प्रस्ताव, तीसरा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा का है, नेशनल एजुकेशन, और चौथा जो है वो स्वशासन का है। ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में। ये 4 प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्वदेशी और बहिष्कार है, ये जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना है। जो गर्मपंथ के नेतागण हैं ये इसको बाहर लाना चाहते हैं। 1906 का अधिवेशन इसलिए भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि पहली बार कांग्रेस के इतिहास में स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिवेशन में होता है, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अब बात आगे आती है 1907 के अधिवेशन में। 1907 में फिर ये मतभेद बढ़ जाता है, और ये जो मतभेद है वो 2 बिंदुओं को लेकर है। पहली बात तो जो गर्मपंथ के नेतागण हैं वो चाहते हैं कि अधिवेशन नागपुर में हो, लेकिन जो नरमपंथ के नेतागण हैं वो चाहते हैं कि नहीं, ये सूरत में हो। नागपुर का इलाका बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव का इलाका था। तो जो उदारवादी लोग हैं, मॉडरेट्स हैं, वो उनके इलाके में इस प्रकार की सभा नहीं करना चाहते थे, और इसलिए
ये सभा सूरत में होना निश्चित हुई। सूरत में होना निश्चित हुई। यानी जो गरम पंथ के लोग हैं उनकी बात नहीं मानी जाती है। दूसरी जो समस्या आ रही है, पहले के समान अध्यक्ष कौन बनेगा। अब ये गुट चाहता है, गरमपंथी गुट चाहता है हमारा अध्यक्ष बने, गरमपंथी गुट चाहता है हमारा अध्यक्ष बने। अब अध्यक्ष कौन बने इसको लेकर के मतभेद हो जाता है। जो गरमपंथ के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक बने या लाला लाजपत राय बने। लेकिन जो नरमपंथ के लोग हैं वो रासबिहारी घोष को बनाए रखना चाहते हैं। 1906 में तो कंप्रोमाइज हो गया था, लेकिन 1907 में ऐसा कंप्रोमाइज नहीं हो पाता है और रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब तीसरी जो समस्या आ रही है वो यहां पर आ रही है कि ये जो कार्यक्रम है, गरमपंथ के नेतागण चाहते हैं कि पूरे भारत में इसको लागू करने का प्रस्ताव पारित हो जाए और आक्रामक तरीके से ये कार्यक्रम लागू होने चाहिए। लेकिन जो नरमपंथ के नेतागण हैं वो उससे सहमत नहीं हुए। दोनों पक्षों के मध्य मतभेद बहुत गहरे हो जाते हैं, तकरारें बढ़ जाती हैं, बहस होती है और अंततः दोनों दल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि दोनों दलों के लोगों ने एक दूसरे पर शारीरिक प्रहार भी किए, ऐसा उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जूते चप्पल भी चले, जूते चप्पलों से वहाँ पर एक दूसरे को मारा गया, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कांग्रेस के इतिहास में। एनी बेसेंट ने भी कहा है कि ये एक दुखद घटना थी और ऐसी जो घटना है वो कांग्रेस के इतिहास में दोबारा नहीं हुई। तो यहाँ से क्या होता है कि जो उदारवादी हैं, मॉडरेट्स हैं और जो उग्रवादी हैं, गरमपंथी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस का जो पहला विभाजन है, कांग्रेस के विभाजन में जो पहला विभाजन है वो सूरत में हुआ है, इसीलिए इसको सूरत की घटना कहते हैं और 1907 में ये घटना घटी है, ये बात ध्यान में रखना है। कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन है उसको भी आप यहीं पर देख लीजिए। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और भारत की आजादी तक दो ही विभाजन हुए हैं। कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को लेकर के और कांग्रेस समाजवादी दल को लेकर के कि वो भी कांग्रेस का विभाजन था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ दो ही विभाजन को मानेंगे, उसको हम स्वराजवादियों में, समाजवादियों में स्पष्ट करेंगे कि कैसे वो कांग्रेस का विभाजन नहीं था। यहाँ पर आपको ये बताना है, अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और देश की आज़ादी तक कांग्रेस का कितनी बार विभाजन हुआ, तो आपका उत्तर होगा 2। और ये इनमें से पहला विभाजन है सूरत में। दूसरा जो विभाजन है थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। उन्नीस 1917 में मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी थे भारत के, उन्होंने भारत में सुधारों की घोषणा की और उनकी घोषणा के बाद 1918 में एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है और वो प्रकाशित होती है। वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और इसमें सुधारों का आश्वासन दिया गया ब्रितानी सरकार के द्वारा। पहले विश्व युद्ध का उत्तरवर्ती चरण है, लोगों को बहुत आशाएं थी, आत्मनिर्णय के अधिकार की आशा थी, पूरा नहीं हुआ। अंग्रेजी सरकार ने आश्वासन भी दिया था, विश्व युद्ध के दौरान विश्व के नेताओं ने आश्वासन दिया था,
लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो अधिकांश नेतागण इससे संतोष उनको नहीं हुआ, इससे असंतोष पैदा होता है और इसको अपर्याप्त बताया, असंतोषजनक बताया। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेताओं का एक समूह है जो मॉडरेट्स हैं, उदारवादी नेतागण हैं, नरमपंथी हैं। ये नरमपंथी हैं, मॉडरेट्स हैं। इनके नेतृत्व में एक वर्ग इन सुधारों से आश्वस्त हो जाता है और कहता है कि ये पर्याप्त है। जो सुधारों की मांग है उसमें जो भी घोषणा ये हुई है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो ठीक है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इससे संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इनके नेतृत्व में कुछ नेतागण कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और एक नया दल बना लेते हैं। उसका नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक नया दल बनता है, उसका नाम आप नोट कर लीजिए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये नाम आप नोट कर लीजिए। हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ। 1918 की जैसे ही घोषणा होती है तो ये इसकी स्थापना हो जाती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में और तेज बहादुर सप्रू जैसे नेतागण, एम.आर. जयकर जैसे नेतागण इसमें शामिल हो जाते हैं और यह दल कांग्रेस से अलग हो जाता है। तो ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन है जो 1918 में होता है। अब पहला आपने देखा 1907 में विभाजन होता है और जो दूसरा विभाजन है वो 1918 ईस्वी में। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। अभी हमने दल का भी नाम आपको बताया, उसको नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और भारत की विभाजन तक कांग्रेस के इतिहास में सिर्फ दो ही विभाजन आपको ध्यान में रखना है, एक सूरत विभाजन 1907 और दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना। ये दो विभाजन हुए हैं इतिहास में।